नमस्कार। 14 अप्रैल 2026 ये तारीख भारत के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत मायने रखती है। इसी दिन उनकी मांगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसौदा सरकार के सामने पेश किया गया था। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये जो दस्तावेज है ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं। ये लाखों सरकारी कर्मचारियों और खास तौर पर उन पेंशन भोगियों की उम्मीदों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। ये उनकी आवाज है जिसे नेशनल काउंसिल यानी जेसीएम के स्टाफ साइड ने सरकार के सामने रखा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मांगे हैं क्या, और इनसे भी जरूरी सवाल, ये मांगे क्यों की जा रही हैं और इन सब का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो रिटायर हो चुके हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इन मांगों के पीछे के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, फिर बात करेंगे वेतन में क्या बड़े बदलाव सुझाए गए हैं, इसके बाद भत्तों की बात होगी और फिर हम उस हिस्से पर ध्यान देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पेंशन भोगियों की ज़रूरतें। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ज्ञापन है ना, ये सिर्फ पैसों या आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। मतलब सही वेतन सिर्फ पैसा नहीं है, ये सम्मान है, काम करने की प्रेरणा है और इसी से एक अच्छी पब्लिक सर्विस की नींव रखी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी बेहतरीन काम करें तो उन्हें वो सम्मान तो देना ही होगा जिसके वे हकदार हैं। तो देखिए, मांगों के पीछे की सोच ये है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक आदर्श नियोक्ता बने, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सिर्फ गुजारे लायक नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले, और ये भी पक्का हो कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ उनका वेतन और पेंशन अपनी कीमत न खो दे। चलिए अब उन नंबरों पर आते हैं जो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदल सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक चीज से, मूल वेतन। ज्ञापन हमें याद दिलाता है कि सरकारी कर्मचारी इस देश की, भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। वे हमारे देश के विकास का इंजन हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ये इंजन ठीक से चलता रहे तो उन्हें सही मुआवजा मिलना ही चाहिए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए जिसने सबका ध्यान खींचा है। न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से सीधे 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये इस बात का सीधा संकेत है कि पिछले कुछ सालों में जीने का खर्च कितना ज्यादा बढ़ गया है। और ये नंबर 3.833 ये वो चाबी है जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के नए वेतन का ताला खुलेगा। इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। मतलब ये वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। वेतन की पूरी संरचना को आसान बनाने का भी एक प्रस्ताव है। मौजूदा कई लेवल्स को मिलाकर नए और बेहतर वेतनमान बनाने की योजना है। इससे क्या होगा, पूरी प्रणाली ज्यादा सरल और समझने में आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि, यानी सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की। अब ये सुनने में भले ही छोटा बदलाव लगे, लेकिन एक कर्मचारी के पूरे करियर के दौरान उनकी कमाई पर इसका बहुत बड़ा और सकारात्मक असर पड़ता है। अच्छा, वेतन का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी तो होता नहीं है। भत्ते यानी अलाउंसेस कुल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, और यहाँ भी बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। मकान किराया भत्ते यानी एचआरए में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देश भर में, खासकर बड़े शहरों में, घर का किराया आसमान छू रहा है। तो ये मांग सीधे सीधे उस समस्या को हल करने के लिए है। और भी बहुत कुछ है, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता बढ़ाना, ओवरटाइम अलाउंस को फिर से बहाल करना और आने जाने के ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 3 गुना करना। ये सारी मांगें कर्मचारियों के जीवन के अलग अलग पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए की गई हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने देश सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, हमारे पेंशन भोगी। ये ज्ञापन उनकी जरूरतों पर एक खास ध्यान देता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना उनका हक है। तो यहाँ कुछ मुख्य मांगे हैं। सबके लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, जो रिटायरमेंट में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। पुरानी पेंशन को रिवाइज करना ताकि जो पहले रिटायर हुए उन्हें भी बाद में रिटायर होने वालों के बराबर पेंशन मिले। और एक बहुत ही अहम मांग, पेंशन भोगियों को भी मकान किराया भत्ता यानी
HRA का लाभ देना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसे न सिर्फ बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है, बल्कि उसे मूल्य सूचकांक यानी महंगाई से जोड़ने की भी मांग है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ये भत्ता अपने आप बढ़ जाएगा। ये पेंशन भोगियों को एक असली आर्थिक सुरक्षा देगा। तो जाहिर है एक सवाल उठेगा कि इन सभी मांगों पर तो बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन ये ज्ञापन एक बड़ा ही दिलचस्प आर्थिक तर्क पेश करता है। ये इन खर्चों को एक अलग नजरिए से देखने की बात कहता है। ये लाइन इस पूरे आर्थिक तर्क का दिल है। ये कहता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर जो पैसा खर्च होता है वो बर्बाद नहीं होता, बल्कि वो हमारी अर्थव्यवस्था में वापस लौट कर आता है और उसे और भी मजबूत बनाता है। और ये आंकड़े इस तर्क को सहारा देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, तो तर्क ये है कि देश इन बदलावों का खर्च उठाने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। ये काम कैसे करता है इसे समझते हैं। जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा खरीदारी करते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और आखिर में सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। ये एक सकारात्मक आर्थिक चक्र की तरह है। तो अंत में इन सभी प्रस्तावों का लक्ष्य एक ही है, सरकार के वर्कफोर्स को मजबूत करना। एक अच्छी वेतन और पेंशन प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे काबिल लोग पब्लिक सर्विस में आएं और यहीं बने रहें। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन रहा है, हम उन लोगों के योगदान को कैसे महत्व देते हैं जो इस देश की नींव हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं है, ये हमारे मूल्यों का भी सवाल है।